हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की आप सक्सेस जीवन में। मैं आपका दोस्त अर्जुन सिंह आज बायो की क्लास का पार्ट 2 लेकर के आया हूं। तो इस बायो की क्लास में हम बात कर चुके थे सेल कोशिका के बारे में। कोशिका के बारे में सब कुछ आपको बता दिया हुआ था और इसके बाद हमने कोशिका के अंगों के बारे में भी कुछ पार्ट बता रखे थे, जिसमें हमने कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बारे में बताया हुआ था। तो उसी के आगे हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। आओ देखते हैं आज की क्लास के पार्ट कोशिका के अंग से हैं। कोशिका के अंग। अब ये कोशिका के कौन कौन से अंग हैं इसके बारे में हमें देखना है। तो कोशिका के अंग के बारे में हमने देखा हुआ था कि कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली हमने बता रखा था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम कि आगे पार्ट आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या होता है इसके बारे में हमें देखना है डिटेल से। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की, तो इसके जो खोजकर्ता हैं, खोजकर्ता हैं इसके अल्टमैन। खोजकर्ता इसके अल्टमैन है, जबकि इसका नामकरण बेंडा ने किया। इसका नामकरण किसने किया? बेंडा ने किया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल में पाया जाता है। अब हमने सेल के पार्ट किए थे कि सेल के जो कोशिका होती है, इसके हमने कोशिका के अंग के बारे में बात किए थे कि जो कोशिका है ये सेल है, इसके अंदर हमने बताया था ये कोशिका झिल्ली होती है और इसके बाद ये बाहर वाली जो है ये आपकी कोशिका भित्ति हो गई, जो कि पौधों में पाई जाती है, और जो कोशिका झिल्ली है ये जंतु प्लस पादपों दोनों में पाई जाती है। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमने बताया कि खोज करता इसके अल्टमैन है, नामकरण इसका बेंडा ने किया हुआ था, और एक कोशिका में मतलब प्रति कोशिका में 50 से 50,000 तक माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। प्रति कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है 50 से लेकर के 50,000 तक प्रति कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर के कोशिका में जाता है और कोशिका इसके बाद ये ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एक साइकिल चलता है जिसे हम साइकिल रिएक्शन एक माइटोकॉन्ड्रिया करवाता है। ये ऑक्सीजन जाने के बाद जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो एक साइकिल रिएक्शन कराता है जिसे हम क्रेब्स रिएक्शन के नाम जाते हैं, क्रेब्स चक्र के नाम से जानते हैं। और इस क्रेब्स चक्र की खोज की थी हमारे एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने इस चक्र की खोज की। इस क्रेब्स चक्र के बारे में बताया, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया में एक जो चक्र चलता है उसे कहते हैं हमें क्रेब्स चक्र। और इसी क्रेब्स चक्र के चलते तो इसी क्रेब्स चक्र में बनते हैं एटीपी। तो एटीपी बनते हैं एटीपी। तो एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसी क्रेब्स चक्र, तो क्रेब्स चक्र की खोज हम बात करें तो क्रेब्स चक्र, तो क्रेब्स चक्र की खोज क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने की। और इसी क्रेब्स चक्र के चलते क्या बनता है? एटीपी का निर्माण होता है। तो 38 एटीपी इक्वल टू 1 ग्लूकोज बनता है। और ये जो ग्लूकोज होता है वो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है? ऊर्जा। और इसी से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। हमने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की, इसका नामकरण बेंडा ने किया। प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो है, यहाँ पर संख्या है, प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वो 50 से लेकर के 50,000 तक पाई जाती है। फिर इसमें क्या होता है, हमारे शरीर में क्या होता है कि हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन जो है
तो क्या हम लोग क्या कर लेते हैं, ऑक्सीजन, तो हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को कोशिका में ले जाता है और कोशिका के बाद वो कोशिका जो है माइटोकांड्रिया को दे देती है और यही ऑक्सीजन माइटोकांड्रिया में जाकर एक क्रेब्स सर्किल कराता है, जिसे क्रेब्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं हम लोग, क्रेब्स चक्र के नाम से जानते हैं। और इस क्रेब्स चक्र की संकल्पना या खोज इसने की, एक क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने की, और इसमें इसी के चलते क्या बनता है, एटीपी का निर्माण होता है और 38 एटीपी इक्वल टू क्या होता है, एक ग्लूकोज का निर्माण करती है और यही ग्लूकोज हमारे शरीर में ऊर्जा देते हैं। इसीलिए हम इस माइटोकांड्रिया को इसीलिए माइटोकांड्रिया को हम ऊर्जा का शक्ति ग्रह कहते हैं, ऊर्जा का शक्ति ग्रह कहते हैं। इसीलिए हम माइटोकांड्रिया को ऊर्जा का शक्ति ग्रह कहते हैं, शक्ति ग्रह कहते हैं। इसीलिए हम माइटोकांड्रिया को ऊर्जा का शक्ति ग्रह कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। तो ये है आपका क्या, माइटोकांड्रिया। तो माइटोकांड्रिया के बारे में हमने आपको बताया। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करने वाले हैं गाल्जी काय की। नेक्स्ट है आपका गाल्जी काय, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं गाल्जी काय के बारे में बात करते हैं। तो गाल्जी काय क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। गाल्जी काय या गाल्जी बॉडी, तो गाल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी ने किया। चलो, गाल्जी काय, गाल्जी काय इसके खोजकर्ता हैं, खोजकर्ता का नाम है कैमिलो गाल्जी, ठीक है दोस्तों। खोज करता है इसके कैमिलो गाल्जी है। अभी गाल्जी काय करता क्या है, तो गाल्जी काय हमारे शरीर में ऊर्जा को नियंत्रण करने का काम करता है। मान लो क्या होता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा परिवहन का काम करता है। ये क्या करता है, ये करता है हमारे शरीर में ऊर्जा परिवहन का कार्य करता है। ऊर्जा परिवहन का कार्य करता है। ये हमारे शरीर में ऊर्जा परिवहन का कार्य करता है। और क्या करता है, ये हमारे शरीर में ऊर्जा परिवहन का कार्य करता है और हमारे शरीर में ऊर्जा का नियंत्रण करता है। ऊर्जा का नियंत्रण भी यही करता है, ऊर्जा का नियंत्रण करता है, ठीक है दोस्तों। हमारे शरीर में क्या करता है, ऊर्जा का नियंत्रण करता है। इसके बाद इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि ऊर्जा तो हमारे, क्योंकि प्रत्येक पर शरीर में, जैसे मान लो ये बॉडी है, अब ये ठीक है। तो प्रत्येक शरीर में व्यक्ति के हर पार्ट में क्या बनता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। अब जब ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों, ये है मान लो एक व्यक्ति है कोई, ठीक। अब जैसे कि सेल हमारे पूरे शरीर में पाई जाती है, तो ऊर्जा का निर्माण होता है हमारे पूरे शरीर में। अब क्या होता है कि जैसे मान लो कि जो ज़्यादा पार्ट भारी है, मान लो ये जैसे पैर है, और पैर क्या हो गया, इसमें ज़्यादा ऊर्जा निर्माण होगा, जैसे उंगलियों की अपेक्षा यहाँ पर। अब ये हाथ है जैसे, तो यहाँ पर भी कुछ इससे कम ऊर्जा का निर्माण होगा। तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, ऊर्जा को संतुलित करने का काम करता है, ऊर्जा को बराबर देने का काम करता है, पूरी बॉडी में एक नियंत्रण का काम करता है। इसमें 3 प्रकार के पाए जाते हैं, जो आपके जो गाल्जी काय होता है, 3 प्रकार के गाल्जी काय होते हैं। उसके नाम हैं, नंबर 1 mRNA, ठीक है। दूसरा होता है rRNA, स्मॉल, इसको सारे से स्मॉल से करते हैं, सारे को हम स्मॉल से कर देते हैं, rRNA। इसके बाद tRNA,
अब ये क्या करता है, जो mRNA ये मैसेज देने का काम करता है कि मान लो इस शरीर में किसी शरीर को ऊर्जा की रिक्वायरमेंट हो गई, तो उसे क्या कह गया कि वो थक गया। मान लो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, एक दूसरा व्यक्ति है, ये क्या कर रहा है, ये जिम में गया हुआ है। अब ये क्या कर रहा है, ये आज बाइसेप इसको मारने का टर्न है। अब ये क्या करेगा, ये बाइसेप मार रहा है भाई, अब इसने पकड़ रखा है डंबल, अब ये डंबल चला रहा है, ठीक है। अब क्या करेगा, इसकी बाइसेप्स को जब मारते मारते जब ये बाइसेप मारता रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पर इसमें एक लैक्टिक एसिड जम जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऊर्जा की क्या होगी, खपत कम हो जाएगी, यहाँ पर ऊर्जा कम पड़ जाएगी। तो अब ये क्या करेगा, अब क्योंकि ये गाल्जी का पाया जाता है सेल्स में, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर कहेगा कि जाइए ऐसा करिए कि इसको कम पड़िए और दूसरे जगह से लेकर जहाँ पर ज़्यादा निर्माण हो रहा है वहाँ से लेकर के यहाँ पर दी जाए। तो क्या करेगा, ये यहाँ पर जाएगा और इसकी पूर्ति करता रहेगा, जिससे और सेटअप मार सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग कि जो आरएनए करता क्या है, mRNA क्या करता है, इसका कार्य क्या करता है, आरएनए क्या कार्य है इसका, और tRNA का क्या कार्य है। तो mRNA जो है, तो ये क्या करता है, तो ये पैकिंग करने का काम करता है, ये पैकिंग करता है, पैकिंग करने का काम करता है, ये पैकिंग करता है। फिर ये क्या करता है, ये बंडल बनाता है या ये बांधने का काम करता है, बांधता है। और tRNA क्या करता है, ये आपका, इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। तो ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि गाल्जी काय को हम लोग, गाल्जी काय को मदर ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है, मदर ऑफ सेल, मदर ऑफ सेल इज कॉल्ड गाल्जी बॉडी। तो मदर ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है किसे, गाल्जी काय को, गाल्जी काय को। हम लोग गाल्जी काय को क्या किसके नाम से जानते हैं, मदर ऑफ सेल के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका गाल्जी काय। गाल्जी काय में हमने बताया खोज करता है इसके कैमेलोगाल्जी हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा परिवहन एवं नियंत्रण का काम करता है, ये हमारे शरीर में ऊर्जा को नियंत्रित करता है। mRNA हम इसके 3 टाइप बताए, टाइप हमने बताए, और टाइप में हमने आपको बता दिया कि ये mRNA, rRNA और tRNA पाया जाता है, और इसके बारे में हमने सारा कुछ बताया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला हम बताते हैं वैक्यूल्स, कि वैक्यूल्स क्या होता है। तो आगे बात करते हैं हम वैक्यूल्स या रसधानी के बारे में। वैक्यूल्स या रसधानी क्या होती है, वैक्यूल्स या रसधानी। रसधानी, अब ये रसधानी या वैक्यूल्स, ठीक है। तो वैक्यूल्स ये हो गया। रसधानी में क्या होता है, ये हमारे शरीर में, ये कोशिका में 65%, या तो ऐसे कर दें, इसको कोशिका में पाया जाता है, परंतु इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रसधानी में 65% पानी पाया जाता है। रसधानी में इसमें 65% पानी पाया जाता है, पानी पाया जाता है। अब ये पानी क्या है, हमने एक सेल की बात की, तो सेल या रसधानी में पाया जाता है। तो ये होता है आपका रसधानी, इसमें यही इम्पॉर्टेंट है। अगला हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्राद्रव्य जालिका। अगला है अंतःप्राद्रव्य जालिका, अंतःप्राद्रव्य जालिका। अब ये अंतःप्राद्रव्य जालिका क्या होती है, इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या इसे इस इंग्लिश में शार्ट ER के नाम से जाना जाता है। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता क्या है, तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या करता है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ये मतलब 2 प्रकार का होता है। ऐसे आप देखिए, जैसे ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह से, ठीक है, ये हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है,
तो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है रफ, इसका रफ भाग होता है, और एक होता है स्मूथ भाग। इसमें जो पाया जाता है, इसमें वसा का निर्माण होता है, इसमें वसा का निर्माण होता है, इसमें वसा का निर्माण होता है। और ये जो होता है इधर इसमें पाया जाता है वसा, और इधर क्या होता है, ये स्मूथ पार्ट होता है इसका, ये इसका स्मूथ पार्ट होता है, जबकि ये इसका रफ भाग होता है, ये इसका रफ पार्ट होता है। और इसी में आपके पाए जाते हैं राइबोसोम, इसी में आपके पाए जाते हैं राइबोसोम, इसी में आपके राइबोसोम पाए जाते हैं। अब ये क्या करता है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, इसमें स्मूथ पार्ट में एक पार्ट इसका होता है स्मूथ, और एक इसका स्मूथ एक भाग इसका रफ पार्ट होता है। ठीक है दोस्तों। अब इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, तो ये हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की आप सक्सेस जीवन में। मैं आपका दोस्त अर्जुन सिंह आज बायो की क्लास का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। तो इस बायो की क्लास में हम बात कर चुके थे सेल कोशिका के बारे में, कोशिका के बारे में सब कुछ आपको बता दिया हुआ था, और इसके बाद हमने कोशिका के अंगों के बारे में भी कुछ पार्ट बता रखे थे, जिसमें हमने कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बारे में बताया हुआ था। तो उसी के आगे हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। आओ देखते हैं आज की क्लास के पार्ट कोशिका के अंग से हैं। कोशिका के अंग। अब ये कोशिका के कौन कौन से अंग हैं, इसके बारे में हमें देखना है। तो कोशिका के अंग के बारे में हमने देखा हुआ था कि कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली हमने बता रखा था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम कि आगे पार्ट आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या होता है, इसके बारे में हमें देखना है डिटेल से। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की, तो इसके जो खोजकर्ता हैं, तो खोजकर्ता हैं इसके अल्टमैन। खोजकर्ता इसके अल्टमैन है, जबकि इसका नामकरण बेंडा ने किया। इसका नामकरण किसने किया, बेंडा ने किया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल में पाया जाता है, अब हमने सेल के पार्ट किए थे कि सेल के जो कोशिका होती है, इसके हमने कोशिका के अंग के बारे में बात किए थे कि जो कोशिका है ये सेल है, इसके अंदर हमने बताया था ये कोशिका झिल्ली होती है, और इसके बाद ये बाहर वाली जो है ये आपकी कोशिका भित्ति हो गई, जो कि पौधों में पाई जाती है, और जो कोशिका झिल्ली है ये जंतु प्लस पादपों दोनों में पाई जाती है। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमने बताया कि खोज करता इसके अल्टमैन है, नामकरण इसका बेंडा ने किया हुआ था, और एक कोशिका में मतलब प्रति कोशिका में 50 से 50,000 तक माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। प्रति कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है 50 से लेकर के 50,000 तक प्रति कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर के कोशिका में जाता है, और कोशिका इसके बाद ये ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एक साइकिल चलता है जिसे हम साइकिल रिएक्शन एक माइटोकॉन्ड्रिया करवाता है। ये ऑक्सीजन जाने के बाद जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो एक साइकिल रिएक्शन कराता है, जिसे हम क्रेब्स रिएक्शन के नाम जाते हैं, क्रेब्स चक्र के नाम से जानते हैं। और इस क्रेब्स चक्र की खोज की थी हमारे एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने इस चक्र की खोज की। इस
क्रेब्स चक्र के बारे में बताया, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया में एक जो चक्र चलता है उसे कहते हैं हमें क्रेब्स चक्र। और इसी क्रेब्स चक्र के चलते तो इसी क्रेब्स चक्र में बनते हैं एटीपी। तो एटीपी बनते हैं एटीपी। तो एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसी क्रेब्स चक्र, तो क्रेब्स चक्र की खोज हम बात करें तो क्रेब्स चक्र, तो क्रेब्स चक्र की खोज क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने की, क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने की। और इसी क्रेब्स चक्र के चलते क्या बनता है? एटीपी का निर्माण होता है। तो 38 एटीपी इक्वल टू 1 ग्लूकोज बनता है। और ये जो ग्लूकोज होता है वो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है? ऊर्जा। और इसी से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। हमने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की, इसका नामकरण बेंडा ने किया। प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो है, यहाँ पर संख्या है, प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वो 50 से लेकर के 50,000 तक पाई जाती है। फिर इसमें क्या होता है? हमारे शरीर में क्या होता है कि हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन जो है तो क्या हम लोग क्या कर लेते हैं? ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को कोशिका में ले जाता है और कोशिका के बाद वो कोशिका जो है माइटोकॉन्ड्रिया को दे देती है। और यही ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर एक क्रेब्स सर्किल कराता है, जिसे क्रेब्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं हम लोग, क्रेब्स चक्र के नाम से जानते हैं। और इस क्रेब्स चक्र की संकल्पना या खोज इसने की, एक क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने की। और इसमें इसी के चलते क्या बनता है? एटीपी का निर्माण होता है। और 38 एटीपी इक्वल टू क्या होता है? एक ग्लूकोज का निर्माण करती है। और यही ग्लूकोज हमारे शरीर में ऊर्जा देते हैं। इसीलिए हम इस माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जा का शक्तिगृह कहते हैं। ऊर्जा का शक्तिगृह कहते हैं। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का शक्तिगृह कहते हैं, शक्तिगृह कहते हैं। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का शक्तिगृह कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। तो ये है आपका क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने आपको बताया। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करने वाले हैं गाल्जी काय की। नेक्स्ट है आपका गाल्जी काय, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं गाल्जी काय के बारे में बात करते हैं। तो गाल्जी काय क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। गाल्जी काय या गाल्जी बॉडी। तो गाल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी ने किया। चलो गाल्जी काय, गाल्जी काय इसके खोजकर्ता हैं, खोजकर्ता का नाम है कैमिलो गाल्जी, ठीक है दोस्तों। खोजकर्ता इसके कैमिलो गाल्जी हैं। अभी गाल्जी काय करता क्या है? तो गाल्जी काय हमारे शरीर में ऊर्जा को नियंत्रण करने का काम करता है। मान लो क्या होता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा परिवहन का काम करता है। ये क्या करता है? ये करता है हमारे शरीर में ऊर्जा परिवहन का कार्य करता है। ऊर्जा परिवहन का कार्य करता है। ये हमारे शरीर में ऊर्जा परिवहन का कार्य करता है। और क्या करता है? ये हमारे शरीर में ऊर्जा परिवहन का कार्य करता है और हमारे शरीर में ऊर्जा का नियंत्रण करता है। ऊर्जा का नियंत्रण भी यही करता है, ऊर्जा का नियंत्रण करता है, ठीक है दोस्तों।
हमारे शरीर में क्या करता है, ऊर्जा का नियंत्रण करता है। इसके बाद इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि ऊर्जा तो हमारे, क्योंकि प्रत्येक पर शरीर में, जैसे मान लो ये बॉडी है, अब ये ठीक है, तो प्रत्येक शरीर में व्यक्ति के हर पार्ट में क्या बनता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। अब जब ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों, ये है मान लो एक व्यक्ति है कोई, ठीक। अब जैसे कि सेल हमारे पूरे शरीर में पाई जाती हैं, तो ऊर्जा का निर्माण होता है हमारे पूरे शरीर में। अब क्या होता है कि जैसे मान लो कि जो ज़्यादा पार्ट भारी है, मान लो ये जैसे पैर है, और पैर क्या हो गया, इसमें ज़्यादा ऊर्जा निर्माण होगा, जैसे उंगलियों की अपेक्षा यहाँ पर। अब ये हाथ है जैसे, तो यहाँ पर भी कुछ इससे कम ऊर्जा का निर्माण होगा। तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, ऊर्जा को संतुलित करने का काम करता है, ऊर्जा को बराबर देने का काम करता है, पूरी बॉडी में एक नियंत्रण का काम करता है। इसमें 3 प्रकार के पाए जाते हैं, जो आपके जो गाल्जी काय होता है, 3 प्रकार के गाल्जी काय होते हैं। उसके नाम हैं, नंबर 1 mRNA, ठीक है। दूसरा होता है rRNA, स्मॉल, इसको सारे से स्मॉल से करते हैं, सारे को हम स्मॉल से कर देते हैं, rRNA। इसके बाद tRNA। अब ये क्या करता है, जो mRNA ये मैसेज देने का काम करता है कि मान लो इस शरीर में किसी शरीर को ऊर्जा की रिक्वायरमेंट हो गई, तो उसे क्या कह गया कि वो थक गया। मान लो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, एक दूसरा व्यक्ति है, ये क्या कर रहा है, ये जिम में गया हुआ है। अब ये क्या कर रहा है, ये आज बाइसेप इसको मारने का टर्न है। अब ये क्या करेगा, ये बाइसेप मार रहा है भाई, अब इसने पकड़ रखा है डंबल, अब ये डंबल चला रहा है, ठीक है। अब क्या करेगा, इसकी बाइसेप्स को जब मारते मारते, जब ये बाइसेप मारता रहेगा, तो क्या होगा, यहाँ पर इसमें एक लैक्टिक एसिड जम जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऊर्जा की क्या होगी, खपत कम हो जाएगी, यहाँ पर ऊर्जा कम पड़ जाएगी। तो अब ये क्या करेगा, अब क्योंकि ये गाल्जी काय पाया जाता है सेल्स में, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर कहेगा कि जाइए ऐसा करिए कि इसको कम पड़ी है, और दूसरे जगह से लेकर जहाँ पर ज़्यादा निर्माण हो रहा है वहाँ से लेकर के यहाँ पर दी जाए। तो क्या करेगा, ये यहाँ पर जाएगा और इसकी पूर्ति करता रहेगा, जिससे और सेटअप मार सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग कि जो RNA करता क्या है, mRNA क्या करता है, इसका कार्य क्या करता है, RNA क्या कार्य है इसका, और tRNA का क्या कार्य है। तो mRNA जो है, तो ये क्या करता है, तो ये पैकिंग करने का काम करता है, ये पैकिंग करता है, पैकिंग करने का काम करता है, ये पैकिंग करता है। फिर ये क्या करता है, ये बंडल बनाता है, या ये बांधने का काम करता है, बांधता है। और tRNA क्या करता है, ये आपका, इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। तो ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि गाल्जी काय को हम लोग, गाल्जी काय को मदर ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है, मदर ऑफ सेल, मदर ऑफ सेल इज कॉल्ड गाल्जी बॉडी। तो मदर ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है किसे, गाल्जी काय को, गाल्जी काय को। हम लोग गाल्जी काय को क्या किसके नाम से जानते हैं, मदर ऑफ सेल के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका गाल्जी काय। गाल्जी काय में हमने बताया खोज करता है इसके कैमेलोगाल्जी हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा परिवहन एवं नियंत्रण का काम करता है, ये हमारे शरीर में ऊर्जा को नियंत्रित करता है। mRNA हम इसके 3 टाइप बताए, टाइप हमने बताए, और टाइप में हमने आपको बता दिया कि ये mRNA, rRNA और tRNA पाया जाता है, और इसके बारे में हमने सारा कुछ बताया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला हम बताते हैं वैक्यूल्स, कि वैक्यूल्स क्या होता है। तो आगे बात करते हैं हम वैक्यूल्स या रसधानी के बारे में। वैक्यूल्स या रसधानी क्या होती है, वैक्यूल्स या रसधानी। रसधानी, अब ये रसधानी या वैक्यूल्स, ठीक है। तो वैक्यूल्स ये हो गया। रसधानी में क्या होता है, ये हमारे शरीर में, ये कोशिका में
ये कोशिका में क्या करता है, कोशिका में 65%, या तो ऐसे कर दें, इसको कोशिका में ही पाया जाता है, परंतु इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रसधानी में 65% पानी पाया जाता है। रसधानी में इसमें 65% पानी पाया जाता है, पानी पाया जाता है। अब ये पानी क्या है, हमने एक सेल की बात की है, तो सेल या रसधानी में पाया जाता है। तो ये होता है आपका रसधानी, इसमें यही इम्पॉर्टेंट है। अगला हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतः प्रादब्य जालिका। अगला है अंतः प्राद्रव्य जालिका, अंतः प्राद्रव्य जालिका। अब ये अंतः प्राद्रव्य जालिका क्या होती है, इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या इसे इस इंग्लिश में शार्ट ER के नाम से जाना जाता है। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता क्या है, तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करता है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ये मतलब दो प्रकार का होता है। ऐसे आप देखिए, जैसे ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह से, ठीक है, ये हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है रफ, इसका रफ भाग होता है, और एक होता है स्मूथ भाग। इसमें जो पाया जाता है, इसमें वसा का निर्माण होता है, इसमें वसा का निर्माण होता है, इसमें वसा का निर्माण होता है। और ये जो होता है इधर इसमें पाया जाता है वसा, और इधर क्या होता है, ये स्मूथ पार्ट होता है इसका, ये इसका स्मूथ पार्ट होता है, जबकि ये इसका रफ भाग होता है, ये इसका रफ पार्ट होता है। और इसी में आपके पाए जाते हैं राइबोसोम, इसी में आपके पाए जाते हैं राइबोसोम, इसी में आपके राइबोसोम पाए जाते हैं। अब ये क्या करता है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, इसमें स्मूथ पार्ट में एक पार्ट इसका होता है स्मूथ, और एक इसका स्मूथ एक भाग इसका रफ पार्ट होता है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, पाया जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका हाँ, तो ये चल रहा है आपका अंतः प्रादब्य जालिका। तो ये क्या करता है, इसमें सबसे पहले प्रोटीन पाया जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। और यह है कोशिका को आंतरिक सहायता, यह कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करता है, आंतरिक सहायता प्रदान करता है। मतलब ये कंकाल का काम करता है, कोशिका में एक कंकाल का काम करता है, जिसे आंतरिक सहायता प्रदान करता है, कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करता है। हमने बताया अंतः प्रादब्य जालिका, इसे शॉर्ट में ER के नाम से जानते हैं। इसमें ये इस तरह से होती है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक तरफ स्मूथ होती है, एक तरफ रफ होती है, जिसमें रफ की तरफ राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जिसमें प्रोटीन बनता है, ठीक है। स्मूथ की तरफ क्या होता है, इसमें वसा का निर्माण होता है, ठीक है, ये वसा का निर्माण करती है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, या प्रोटीन क्योंकि राइबोसोम्स पाया जाता है तो प्रोटीन पाया जाता है। यह कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करती है। ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अगला है आपका राइबोसोम। तो अब बात करते हैं हम लोग राइबोसोम की। तो आगे है इसी का पार्ट राइबोसोम, राइबोसोम, ठीक है। अब ये इसी का पार्ट है, मतलब ये जो हमने बताया था अंतः प्रादब्य जालिका का ये रफ वाला पार्ट है, इसी में पाया जाता है राइबोसोम। अब ये क्या करता है,
ये इसी का पार्ट होता है। अब इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो इसमें प्रोटीन 2 प्रकार के पाए जाते हैं। इसमें 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। अब ये 2 प्रकार के प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है 70S और एक होता है 80S। ठीक है, 80S इस तरह से, ये S है, 80S और 70S। इसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक मतलब ये छोटा होता है, और ये होता है यूकैरियोटिक मतलब बड़ा, मतलब छोटा बड़ा। आप कैसे पता कर सकते हैं? तो जिसे माइक्रोस्कोप से देखने पर, जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़े, और जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत ना पड़े, वो बड़ा है, जिसको पड़ेगी वो छोटा है। ठीक है, तो इस तरह से आप छोटे और बड़े को पता लगा सकते हैं। तो ये है आपका राइबोसोम। राइबोसोम कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के हो गए, हमने बताया। ठीक है, तो ये हो गया आपका राइबोसोम। अगला आता है आपका तारककाय, जिसे सेंट्रोसोम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं हम सेंट्रोसोम की, मतलब तारककाय। तारककाय क्या होता है? तो तारककाय जो है, सेंट्रोसोम मतलब तारककाय। अब ये जो तारककाय है, ये कोशिका विभाजन कार्य करता है। ये कोशिका का विभाजन करता है, कोशिका का विभाजन करता है, ये कोशिका का विभाजन करता है। और सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन यकृत में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन, सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन, सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन यकृत, लीवर में होता है। ठीक है, होता है। सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। ब्रेन में या मस्तिष्क में कोशिका विभाजन नहीं होता है। मस्तिष्क में कोशिका विभाजन नहीं होता है, क्योंकि इसमें 90% न्यूरॉन पाए जाते हैं। क्योंकि इसमें 90% क्या पाए जाते हैं? न्यूरॉन पाए जाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये हो गया कि जब ब्रेन में कोशिका विभाजन होता नहीं है, तो ब्रेन का ट्यूमर या ब्रेन का कैंसर कैसे हो जाता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, कि ब्रेन का ट्यूमर कैसे बन जाता है। तो ब्रेन का ट्यूमर इसलिए बन जाता है, जो तारककाय जहाँ पर जिस सेल में पाया जाएगा, क्योंकि इसका काम ही है कोशिका का विभाजन करना या कोशिका को विभाजित करता है, मतलब ये पुनर्निर्माण करता है। विभाजन का मतलब यहाँ पर है पुनर्निर्माण से। ये क्या करता है? पुनर्निर्माण करता है। मतलब जैसे एक कोशिका कोई टूटी तो उससे और टूटकर दूसरी कोशिका का इस तरह से निर्माण कर देता है, तो ये पुनर्निर्माण करता है। इसकी खोज आ जाता है। इसकी खोज किसने की? तो हमने खोज इसकी की बोबरी ने। बोबरी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। बोबरी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। अब हम बात करते हैं कि ब्रेन यहाँ पर है। ब्रेन में कोशिका का विभाजन नहीं होता है, क्योंकि इसमें 90% क्या पाए जाते हैं? न्यूरॉन पाए जाते हैं। अब जो ये न्यूरॉन है, क्योंकि इसीलिए इनका कोशिका विभाजन नहीं होता है। और इसी कोशिका में, ब्रेन में और एक कोशिका पाई जाती है जिसका नाम है सिलियल। जो सिलियल कोशिका है, ये जो सिलियल कोशिका है, सिलियल कोशिका या सिलियल सेल, इसमें
जो ब्रेन में सीलियल सेल पाई जाती है, इसी ब्रेन में, इस जो ब्रेन है इसी में सीलियल सेल पाई जाती है, ठीक है ना। अब जो सीलियल सेल पाई जाती है इस ब्रेन में 90% तो न्यूरॉन पाए जाते हैं और जो सीलियल सेल है ये 10% पाई जाती है। अब इसी ये जो 10% सीलियल है ना, इसी में तारक काय पाए जाएंगे आपके, जो क्या करेंगे इस सीलियल सेल्स के माध्यम से उसका विभाजन कर देंगे, तो इसीलिए व्यक्ति में ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है कि ब्रेन ट्यूमर कैसे हो जाता है। और ये तारक काय क्या करता है, तो कोशिका विभाजन का काम करता है, कोशिका पुनर्निर्माण का काम करता है। सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन कहाँ पर होता है, तो सबसे जो ज़्यादा कोशिका विभाजन जो होता है, पुनर्निर्माण जो होता है वो यकृत में होता है, लीवर में होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका तारक काय। यहाँ से जितने भी बनने वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं हमने सारे कुछ बताए। इसके बाद हम बात करते हैं हम बात लाइसोसोम की, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला जो है टॉपिक वो है आपका लाइसोसोम। तो लाइसोसोम के बारे में हम बताते हैं आपको कि लाइसोसोम क्या होता है, ठीक है। लाइसोसोम चलो बात करते हैं हम लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम की जो खोज करता जरूर पूछा जाता है, ये आप याद रखिए, पूछ लेता है खोज करता लाइसोसोम। तो इसके जो खोज करता है लाइसोसोम की खोज करता डी डूबे ने लाइसोसोम की खोज की। अब ये लाइसोसोम करता क्या है, तो लाइसोसोम एक ये नियंत्रण का काम करता है। ये जो सारे सेल्स होती हैं, जैसे मान लो ये अभी यहाँ पर हम पढ़ाएंगे न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस है। अब ये जो लाइसोसोम है इसमें एक पदार्थ पाया जाता है, जल अपघटक पदार्थ। अब ये जो जल अपघटक पदार्थ पाया जाता है इसमें, तो ये जब जल अपघटक ये पचाने का काम करता है। इसका काम है सिर्फ पचाने का काम करता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई सेल डेड हो जाती है, जैसे कोई, तो उसको मतलब जैसे कोई सेल बर्बाद हो जाएगी, खराब हो गई, तो उसको पचाने का काम कर देता है। मतलब सेल के अंग में सेल तो डिवाइड करता ही है। इसके बाद जो लाइसोसोम है हमने क्या बताया, इसको पचाने का काम करता है। तो अब ये क्या हुआ, मान लो जैसे ये क्या करेगा, इसमें एक जल अपघटक पदार्थ पाया जाता है। तो यही जो जल अपघटक पदार्थ है इस सेल में, इसके अंदर जल अपघटक पदार्थ पाया जाता है। अगर ये जल अपघटक पदार्थ किसी भी इनमें से अगर लग गया तो क्या कर देगा, उसको पचा के ख़त्म कर देगा, उसको जला देगा। तो ये पचाने का काम कर देता है। जैसे मान लीजिए अब ये क्या करता है, इससे सब डरते रहते हैं। ये क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए क्या है कि ये काम नहीं कर रहा, माइटोकॉन्ड्रिया आपका काम नहीं कर रहा। ये इसने बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया आप क्यों काम नहीं कर रहे हैं, तो इसने कहा हमारा मन नहीं है। कैसे मन नहीं है तुम्हारा काम क्या है, तो इसने कहा मेरा काम तो ऊर्जा बनाना है। तो जब ऊर्जा क्यों नहीं बना रहे हो भाई, जब आपका काम ऊर्जा बनाना है तो ऊर्जा आप क्यों नहीं बना रहे। तो इन्होंने कहा हमारा मन नहीं है। तो ये जाएगा, इसको बुलाएगा, चलो आओ इधर, काहे नहीं ऊर्जा बना रहे हो। इसको इसे पकड़ा और अपने जल अपघटक पदार्थ इसके छोड़ दिया, तो क्या हुआ, डेड हो गया। तो अब क्या हुआ कि ये जो जल अपघटक पदार्थ इसके अंदर छोड़ देगा, तो जिसके अंदर भी अगर इसने जल अपघटक पदार्थ अपने छोड़ दिया तो क्या करेंगे, वो सब पच जाएंगे, सब क्या होंगे, जल जाएंगे। इसके बाद जैसे मान लो कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये सभी बगावत कर जाते हैं ना। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी का वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम्स और मतलब ये सब क्या करेंगे, ये बगावत कर जाएंगे। कभी कभी ये सभी कार्य करने नहीं लगते हैं। तो ये कहता है अच्छा ये बात है कि अगर तुम नहीं काम करोगे तो ये क्या करता है, ये खुद ही फट जाता है। तो जब ये खुद ही फट जाता है तो ये जब ये फट जाएगा तो इसके अंदर जल अपघटक पदार्थ पाया जाता है। और वही जल अपघटक पदार्थ क्या करेंगे, इनमें सब जब ये फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, तो ये लग जाएंगे जल अपघटक पदार्थ। तो क्या होंगे, वो सेल क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। ये सारे मर जाएंगे, पच जाएंगे, सब जल जाएंगे। तो क्या हो जाएगी, वो सेल पूरी डेड हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, कभी कभी क्या होता है, फट जाता है। जब ये काम नहीं करने लगा, सब बगावत कर देता है, इंकलाब जिंदाबाद जय हो, तो ये क्या कर देता है, ये खुद ही फट जाता है। और जब फट जाएगा तो क्या, जल पदार्थ छोड़ देगा, तो सेल क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया होगा। अब क्या होगा, जैसे
कभी कभी जब फट जाता है तो इसीलिए, जब ये फट जाता है ना, तो इसीलिए इसको इस कोशिका की आत्म क्वेश्चन आता है कि लाइसोसोम को यही तो आ जाता है क्वेश्चन ना, कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ये बन जाता है कि आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जाना जाता है? आत्महत्या की थैली। तो आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है आपके लाइसोसोम को। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अब क्या होता है, इसे तो आत्महत्या की थैली का सेल में पचाने का काम तो इसने कर दिया, बट अब क्या होता है कि हर जगह तो आपका सेल काम नहीं करेगा। मान लो ये लाइसोसोम तो काम नहीं करेगा, जैसे ब्लड, आरबीसी में लाइसोसोम्स तो पाया नहीं जाता है। आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्यूल्स, इसमें आरबीसी तो पाया नहीं जाता है, नहीं मतलब आरबीसी में लाइसोसोम्स तो पाया नहीं जाता। तो अब इसका जीवन काल कितना होता है? इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। तो क्या होगा, 120 दिन के बाद क्या होगा, ये ख़त्म हो जाएगा। और जब ये ख़त्म हो जाएगा तो पड़ा सड़ता रहेगा। और जब पड़ा सड़ता रहेगा, क्योंकि इसके पास तो लाइसोसोम तो है नहीं जो पचाने काम करते हैं। पचाने काम करता कौन है? ये लाइसोसोम का था। परंतु ये आरबीसी को पचाने का कार्य जो है तो हो नहीं पा रहा है। तो क्या करेगा, ये 120 दिन के बाद क्या होगा, डेड हो जाएगा, सड़ता रहेगा। तो क्या करता है ये आरबीसी जाता है स्प्लीन के पास, प्लीहा के पास जाता है। स्प्लीन, प्लीहा, तिल्ली के नाम से जाना जाता है उसे। तो ये जाता है और वहाँ पर डेड हो जाता है। इसीलिए हम लोग प्लीहा को या तिल्ली को, या इसको स्प्लीन इंग्लिश में बोलते हैं, प्लीहा को आरबीसी, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान के नाम से जानते हैं। प्लीहा या तिल्ली को आरबीसी का कब्रिस्तान के नाम से जानते हैं। ये यहाँ से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। तो ये हमने बताया लाइसोसोम की खोज डी डूबे ने की। जल अपघटक पदार्थ इसके अंदर पाया जाता है जो पचाने का काम करता है। इसे आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जाना जाता है? तो आत्महत्या की थैली के नाम से आपके लाइसोसोम को जाना जाता है। अब जब क्या होता है कि ये कभी कभी हमने इसके बारे में तो बता दिया। अब क्या होता है कि आरबीसी में तो लाइसोसोम पाया नहीं जाता है और इसका जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का। 120 दिन के बाद क्या होगी, आरबीसी डेड हो जाएगी, मर जाएगी। तो क्या करेगी, सड़ेगी नहीं। अब ये जाएगी किसके पास? प्लीहा के पास। तो प्लीहा इसको क्या काम करेगा, यहाँ पर ये जाकर मर जाती है आरबीसी। तो इसीलिए इसी आरबीसी जब प्लीहा में जाती है तो इसका कब्रिस्तान बोल दिया जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो प्लीहा को कहा जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला है आपका न्यूक्लियस, केंद्रक के बारे में। अगली बात करते हैं हम लोग केंद्रक के बारे में कि केंद्रक क्या होता है। तो अगला है केंद्रक। इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की और ये कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। ये कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। इसी में क्या पाए जाते हैं? आपके क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इसी में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और क्रोमोसोम्स में आपके क्या पाए जाते हैं? डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। ठीक है ना। और ये क्या होता है, इसमें प्रोटीन, इसमें और इसी में 80% प्रोटीन पाया जाता है। 80% प्रोटीन प्लस 10% जल प्लस 10% अन्य चीज़ें पाई जाती हैं।
ठीक है ना। तो ये हो गया आपका केंद्रक। केंद्रक ये इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, ये सबसे कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। इसी में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए। ये अगला चैप्टर होगा, इनके बारे में हम विस्तृत बातचीत करेंगे। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है, 10% जल पाया जाता है, 10% अन्य चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये हो गए आपके केंद्रक बता दिया हमने। आगे हम बात करते हैं जीव द्रव्य की। आगे बात करते हैं हम जीव द्रव्य की कि जीव द्रव्य क्या होता है। जीव द्रव्य जीवन की भौतिक इकाई, जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य को कहा जाता है। जीव द्रव्य के बिना जीवन असंभव है। जीव द्रव्य के बिना क्या है, जीवन असंभव है। मान लीजिए ये सब क्या हैं, ये मान लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया हैं, गाल्जी का हैं, ये सभी इस तरह से सेल में भरे हुए हैं। अब इनको कोई तो चाहिए। अगर ये मान लीजिए, अगर ये क्या करेंगे, आप आदमी चलेगा, कोई भी जीव जंतु है, सबके अंदर कोशिकाएं सेल्स पाई जाती हैं, तो क्या होगा, अगर यहाँ पर कोई इनको रोकने के लिए नहीं होगा, ऐसा कोई पदार्थ अगर ना भरा जाए तो क्या होगा, आपस में टकराएंगे। और जब टकराएंगे तो क्या होगा, अगर इस लाइसोसोम से भिड़ गए तो क्या करेगा, ये तो अपने जल अपघटक पदार्थ छोड़ देगा, तो इनको क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। इस प्रकार से सारी कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। और जब सारी कोशिकाएं ख़त्म ही हो जाएंगी तो मनुष्य जिंदा कैसे बचेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पर ये जो जल अपघटक पदार्थ है यहाँ पर भरा, वो जीव द्रव्य भरा होता है। यहाँ पर ये है आपका जीव द्रव्य। ये जो द्रव्य भरा होता है तो उसे बोलते हैं जीव द्रव्य। अब ये जो जीव द्रव्य भरा हुआ है तो इसी यहीं पर हेडिंग पड़ेगी आपकी जीव द्रव्य। जीव द्रव्य ये जो जीव द्रव्य है, अब ये क्या करता है, जीवन का भौतिक आधार है। जीवन का भौतिक आधार है। ये जीवन का भौतिक आधार है। इसके बिना कोई भी, अगर यहाँ से इस सेल से जीव द्रव्य को हटा लिया जाए तो मनुष्य या व्यक्ति या किसी भी जंतु का मरना निश्चित है, वो मर ही जाएगा अगर इस जीव द्रव्य को कोशिका के अंदर से हटा लिया जाए। ठीक है, तो इसी के पार्ट होते हैं, इसी के पार्ट हैं दो आपके, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। इसी के पार्ट हैं आपके कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य, इन्हीं से मिल करके, इन दोनों से मिल करके आपके जीव द्रव्य का निर्माण होता है। साइटोप्लाज्म इसको बोलेंगे, और इसे बोलेंगे साइटोप्लाज्म, और इसे बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। इसे बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो ये होगा आपका जीव द्रव्य। जीव द्रव्य में हमने आपको बताया ये जीवन का भौतिक आधार है। इसमें क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है और कोशिका। अब ये कोशिका द्रव्य क्या है, ये कोशिका द्रव्य यहाँ पर भरा होता है। सभी को जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। जीव द्रव्य में टोटल बताया, परंतु जो ये न्यूक्लियस, ये केंद्रिका में भरा होता है, इसे बोलते हैं हम, इसे आप क्या बोलते हैं, केंद्रिका द्रव्य। अगर केंद्रक में पाया जाएगा तो उसे केंद्रिका द्रव्य बोलेंगे, और कोशिका के अन्य पार्ट में पाया जाए तो उसे कोशिका द्रव्य बोलेंगे। और ये दोनों से मिला करके आपके जीव द्रव्य का निर्माण होता है, जो कि जीव द्रव्य टोटल कोशिका में पाया जाता है। ये है आपका जीव द्रव्य। ठीक है, तो आपको ये क्लास कैसी लगी। अब ये हमने आपको बता दिया, कोशिका के सभी पार्ट बताए हैं। आगे कोशिका और भी चलती रहेगी, क्योंकि अभी कोशिका खत्म नहीं होगी, इसके अन्य पार्ट भी आगे चलते रहेंगे, परंतु कोशिका के अंग हमने बताए हैं। कोशिका का अगला थर्ड पार्ट हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आपको एक क्लास कैसी लगी कमेंट कीजिए, बताइए। ठीक है, इस तरह हम अगली क्लास आगे लाते रहेंगे। और सब्सक्राइब करिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और लाइक और कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। हाँ, तो ये चल रहा है आपका अंतःप्रादव्य जालिका। तो ये क्या करता है, इसमें सबसे पहले प्रोटीन पाया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। और यह है कोशिका को आंतरिक सहायता, यह कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करता है। आंतरिक सहायता प्रदान करता है। मतलब ये
कंकाल का काम करता है, कोशिका में एक कंकाल का काम करता है जिसे आंतरिक सहायता प्रदान करता है, कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करता है। हमने बताया अंतःप्रादब्ध जालिका, इसे शॉर्ट में ER के नाम से जानते हैं। इसमें ये इस तरह से होती है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक तरफ स्मूथ होती है, एक तरफ रफ होती है, जिसमें रफ की तरफ राइबोसोम्स पाए जाते हैं जिसमें प्रोटीन बनता है, ठीक है। स्मूथ की तरफ क्या होता है, इसमें वसा का निर्माण होता है, ठीक है, ये वसा का निर्माण करती है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, या प्रोटीन, क्योंकि राइबोसोम्स पाया जाता है तो प्रोटीन पाया जाता है। यह कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करती है। ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अगला है आपका राइबोसोम। तो अब बात करते हैं हम लोग राइबोसोम की। तो आगे है इसी का पार्ट राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम, ठीक है। अब ये इसी का पार्ट है, मतलब ये जो हमने बताया था अंतःप्रादब्ध जालिका का ये रफ वाला पार्ट है, इसी में पाया जाता है राइबोसोम। राइबोसोम अब ये क्या करता है, ये इसी का पार्ट होता है। अब इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो इसमें प्रोटीन दो प्रकार के पाए जाते हैं। इसमें दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं। अब ये दो प्रकार के प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है 70S और एक होता है 80S, ठीक है। 80S इस तरह से, ये S है, 80S और 70S, इसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक मतलब ये छोटा होता है, और ये होता है यूकैरियोटिक मतलब बड़ा, मतलब छोटा बड़ा। अब कैसे पता कर सकते हैं, तो जिसे माइक्रोस्कोप से देखने पर, जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़े, और जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत ना पड़े वो बड़ा है, जिसको पड़ेगी वो छोटा है, ठीक है। तो इस तरह से आप छोटे और बड़े को पता लगा सकते हैं। तो ये है आपका राइबोसोम। राइबोसोम कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के हो गए, हमने बताया, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइबोसोम। अगला आता है आपका तारककाय, जिसे सेंट्रोसोम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं हम सेंट्रोसोम की, मतलब तारककाय। तारककाय क्या होता है, तो तारककाय जो है, सेंट्रोसोम मतलब तारककाय। अब ये जो तारककाय है, ये कोशिका विभाजन कार्य करता है। ये कोशिका का विभाजन करता है, कोशिका का विभाजन करता है, ये कोशिका का विभाजन करता है। और सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन यकृत में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन, सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन, सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन यकृत, लीवर में होता है, ठीक है, होता है। सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन कहाँ पर होता है, यकृत में होता है। ब्रेन में या मस्तिष्क में कोशिका विभाजन नहीं होता है। मस्तिष्क में कोशिका विभाजन नहीं होता है, क्योंकि इसमें 90% न्यूरॉन पाए जाते हैं। क्योंकि इसमें 90% क्या पाए जाते हैं, न्यूरॉन पाए जाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये हो गया कि जब ब्रेन में कोशिका विभाजन होता नहीं है तो ब्रेन का ट्यूमर या ब्रेन का कैंसर कैसे हो जाता है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि ब्रेन का ट्यूमर कैसे बन जाता है। तो ब्रेन का ट्यूमर इसलिए बन जाता है
जो तारक काय जहाँ पर जिस सेल में पाया जाएगा, क्योंकि इसका काम ही है कोशिका का विभाजन करना या कोशिका को विभाजित करता है, मतलब ये पुनर्निर्माण करता है। विभाजन का मतलब यहाँ पर है पुनर्निर्माण से, ये क्या करता है, पुनर्निर्माण करता है। मतलब जैसे एक कोशिका कोई टूटी तो उससे और टूटकर दूसरी कोशिका का इस तरह से निर्माण कर देता है, तो ये पुनर्निर्माण करता है। इसकी खोज आ जाता है, इसकी खोज किसने की, तो हमने खोज इसकी की बोबरी ने, बोबरी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की, बोबरी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। अब हम बात करते हैं कि ब्रेन यहाँ पर है, ब्रेन में कोशिका का विभाजन नहीं होता है, क्योंकि इसमें 90% क्या पाए जाते हैं, न्यूरॉन पाए जाते हैं। अब जो ये न्यूरॉन है, क्योंकि इसीलिए इनका कोशिका विभाजन नहीं होता है, और इसी कोशिका में ब्रेन में और एक कोशिका पाई जाती है जिसका नाम है सिलियल, जो सिलियल कोशिका है, ये जो सिलियल कोशिका है, सिलियल कोशिका या सिलियल सेल, इसमें जो ब्रेन में सिलियल सेल पाई जाती है, इसी ब्रेन में, इस जो ब्रेन है इसी में सिलियल सेल पाई जाती है, ठीक है ना। अब जो सिलियल सेल पाई जाती है इस ब्रेन में 90% तो न्यूरॉन पाए जाते हैं, और जो सिलियल सेल है ये 10% पाई जाती है। अब ये जो 10% सिलियल है ना, इसी में तारक काय पाए जाएंगे आपके, जो क्या करेंगे, इस सिलियल सेल्स के माध्यम से उसका विभाजन कर देंगे, तो इसीलिए व्यक्ति में ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है कि ब्रेन ट्यूमर कैसे हो जाता है, और ये तारक काय क्या करता है, तो कोशिका विभाजन का काम करता है, कोशिका पुनर्निर्माण का काम करता है। सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन कहाँ पर होता है, तो सबसे जो ज़्यादा कोशिका विभाजन जो होता है, पुनर्निर्माण जो होता है, वो यकृत में होता है, लीवर में होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका तारक काय। यहाँ से जितने भी बनने वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं हमने सारे कुछ बताए। इसके बाद हम बात करते हैं हम लाइसोसोम की, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला जो है टॉपिक वो है आपका लाइसोसोम। तो लाइसोसोम के बारे में हम बताते हैं आपको कि लाइसोसोम क्या होता है, ठीक है। लाइसोसोम, चलो बात करते हैं हम लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम की जो खोजकर्ता जरूर पूछा जाता है, ये आप याद रखिए, पूछ लेता है खोजकर्ता लाइसोसोम। तो इसके जो खोजकर्ता हैं, लाइसोसोम की खोजकर्ता डी डूबे ने लाइसोसोम की खोज की। अब ये लाइसोसोम करता क्या है, तो लाइसोसोम ये नियंत्रण का काम करता है। ये जो सारे सेल्स होती हैं, जैसे मान लो ये अभी यहाँ पर हम पढ़ाएंगे न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस है। अब ये जो लाइसोसोम है, इसमें एक पदार्थ पाया जाता है, जल अपघटक पदार्थ। अब ये जो जल अपघटक पदार्थ पाया जाता है इसमें, तो ये जब जल अपघटक, ये पचाने का काम करता है। इसका काम है सिर्फ पचाने का काम करता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई सेल डेड हो जाती है, जैसे कोई, तो उसको मतलब जैसे कोई सेल बर्बाद हो जाएगी, ख़राब हो गई, तो उसको पचाने का काम कर देता है। मतलब सेल के अंग में सेल तो डिवाइड करता ही है। इसके बाद जो लाइसोसोम है, हमने क्या बताया, इसको पचाने का काम करता है। तो अब ये क्या हुआ, मान लो जैसे ये क्या करेगा, इसमें एक जल अपघटक पदार्थ पाया जाता है। तो यही जो जल अपघटक पदार्थ है, इस सेल में इसके अंदर जल अपघटक पदार्थ पाया जाता है। अगर ये जल अपघटक पदार्थ किसी भी इनमें से अगर लग गया, तो क्या कर देगा, उसको पचा के ख़त्म कर देगा, उसको जला देगा। तो ये पचाने का काम कर देता है। जैसे मान लीजिए, अब ये क्या करता है, इससे सब डरते रहते हैं। ये क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए क्या है कि ये काम नहीं कर रहा, माइटोकॉन्ड्रिया आपका काम नहीं कर रहा। ये इसने बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया आप क्यों काम नहीं कर रहे हैं, तो इसने कहा हमारा मन नहीं। कैसे मन नहीं है तुम्हारा काम क्या है, तो इसने कहा मेरा काम तो ऊर्जा बनाना है।
तो जब ऊर्जा क्यों नहीं बना रहे हो भाई, जब आपका काम ऊर्जा बनाना है तो ऊर्जा आप क्यों नहीं बना रहे? तो इन्होंने कहा हमारा मन नहीं है, तो ये जाएगा, इसको बुलाएगा, चलो आओ इधर, काहे नहीं ऊर्जा बना रहे हो, इसको इसे पकड़ा और अपने जल अपघटक पदार्थ इसके छोड़ दिया, तो क्या हुआ, डेड हो गया। तो अब क्या हुआ कि ये जो जल अपघटक पदार्थ इसके अंदर छोड़ देगा, तो जिसके अंदर भी अगर इसने जल अपघटक पदार्थ अपने छोड़ दिया तो क्या करेंगे, वो सब पच जाएंगे, सब क्या होंगे, जल जाएंगे। इसके बाद जैसे मान लो कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये सभी बगावत कर जाते हैं, ना तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी का, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम्स और मतलब ये सब क्या करेंगे, ये बगावत कर जाएंगे। कभी कभी ये सभी कार्य करने नहीं लगते हैं, तो ये कहता है अच्छा ये बात है कि अगर तुम नहीं काम करोगे तो ये क्या करता है, ये खुद ही फट जाता है। तो जब ये खुद ही फट जाता है तो ये जब ये फट जाएगा तो इसके अंदर जल अपघटक पदार्थ पाया जाता है, और वही जल अपघटक पदार्थ क्या करेंगे, इनमें सब जब ये फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, तो ये लग जाएंगे जल अपघटक पदार्थ, तो क्या होंगे, वो सेल क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी, ये सारे मर जाएंगे, पच जाएंगे, सब जल जाएंगे, तो क्या हो जाएगी, वो सेल पूरी डेड हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, कभी कभी क्या होता है, फट जाता है, जब ये काम नहीं करने लगा, सब बगावत कर देता है, इंकलाब जिंदाबाद जय हो, तो ये क्या कर देता है, ये खुद ही फट जाता है। और जब फट जाएगा तो क्या जल पदार्थ छोड़ देगा, तो सेल क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया होगा। अब क्या होगा, जैसे कभी कभी जब फट जाता है, तो इसीलिए जब ये फट जाता है ना, तो इसीलिए इसको इस कोशिका की आत्म क्वेश्चन आता है कि लाइसोसोम को यही तो आ जाता है क्वेश्चन ना, कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ये बन जाता है कि आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जाना जाता है, आत्महत्या की थैली। तो आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जाना जाता है, किसे जाना जाता है? तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है आपके लाइसोसोम को, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अब क्या होता है, इसे तो आत्महत्या की थैली का सेल में पचाने का काम तो इसने कर दिया, बट अब क्या होता है कि हर जगह तो आपका सेल काम नहीं करेगा। मान लो ये लाइसोसोम तो काम नहीं करेगा, जैसे ब्लड, आरबीसी में लाइसोसोम्स तो पाया नहीं जाता है, आरबीसी रेड ब्लड कार्सेल्स, इसमें आरबीसी तो पाया नहीं जाता है, नहीं मतलब आरबीसी में लाइसोसोम्स तो पाया नहीं जाता। तो अब इसका जीवन काल कितना होता है, इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। तो क्या होगा, 120 दिन के बाद क्या होगा, ये ख़त्म हो जाएगा। और जब ये ख़त्म हो जाएगा तो पड़ा सड़ता रहेगा। और जब पड़ा सड़ता रहेगा, क्योंकि इसके पास तो लाइसोसोम तो है नहीं जो पचाने काम करते हैं, पचाने काम करता कौन है, ये लाइसोसोम का था। परंतु ये आरबीसी को पचाने का कार्य जो है तो हो नहीं पा रहा है, तो क्या करेगा, ये 120 दिन के बाद क्या होगा, डेड हो जाएगा, सड़ता रहेगा। तो क्या करता है, ये आरबीसी जाता है स्प्लीन के पास, प्लीहा के पास जाता है, स्प्लीन प्लीहा तिल्ली के नाम से जाना जाता है उसे। तो ये जाता है और वहाँ पर डेड हो जाता है। इसीलिए हम लोग प्लीहा को या तिल्ली को, या इसको स्प्लीन इंग्लिश में बोलते हैं, प्लीहा को आरबीसी, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान के नाम से जानते हैं। प्लीहा या तिल्ली को आरबीसी का कब्रिस्तान के नाम से जानते हैं। ये यहाँ से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। तो ये हमने बताया लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की। जल अपघटक पदार्थ इसके अंदर पाया जाता है जो पचाने का काम करता है। इसे आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जाना जाता है, तो आत्महत्या की थैली के नाम से आपके लाइसोसोम को जाना जाता है। अब जब क्या होता है कि ये कभी कभी हमने इसके बारे में तो बता दिया। अब क्या होता है कि आरबीसी में तो लाइसोसोम पाया नहीं जाता है और इसका जीवन काल कितने दिन का होता है, 120 दिन का। 120 दिन के बाद क्या होगी, आरबीसी डेड हो जाएगी, मर जाएगी। तो क्या करेगी, सड़ेगी नहीं। अब ये जाएगी किसके पास, प्लीहा के पास। तो प्लीहा इसको क्या काम करेगा, यहाँ पर ये जाकर मर जाती है आरबीसी। तो इसीलिए इसी आरबीसी को आरबीसी जब प्लीहा में जाती है तो इसका कब्रिस्तान बोल दिया जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो प्लीहा कहा जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला है आपका न्यूक्लियस, केंद्रक के बारे में। अगली बात करते हैं हम लोग केंद्रक के बारे में कि केंद्रक क्या होता है।
तो अगला है केंद्रक। केंद्रक इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की और ये कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। ये कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। इसी में क्या पाए जाते हैं? आपके क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इसी में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और क्रोमोसोम्स में आपके क्या पाए जाते हैं? डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। ठीक है ना। और ये क्या होता है? इसमें प्रोटीन, इसमें और इसी में 80% प्रोटीन पाया जाता है। 80% प्रोटीन प्लस 10% जल प्लस 10% अन्य चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका केंद्रक। ये इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, ये कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। इसी में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? डीएनए और आरएनए। ये अगला चैप्टर होगा, इनके बारे में हम विस्तृत बातचीत करेंगे। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है, 10% जल पाया जाता है, 10% अन्य चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये हो गए आपके केंद्रक बता दिया हमने। आगे हम बात करते हैं जीव द्रव्य की। जीव द्रव्य की कि जीव द्रव्य क्या होता है। जीव द्रव्य जीवन की भौतिक इकाई, जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य को कहा जाता है। जीव द्रव्य के बिना जीवन असंभव है। जीव द्रव्य के बिना क्या है? जीवन असंभव है। मान लीजिए ये सब क्या हैं? ये मान लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया हैं, गाल्जी का हैं, ये सभी इस तरह से सेल में भरे हुए हैं। अब इनको कोई तो चाहिए। अगर ये मान लीजिए, अगर ये क्या करेंगे, आप आदमी चलेगा, कोई भी जीव जंतु है, सबके अंदर कोशिकाएं सेल्स पाई जाती हैं, तो क्या होगा? अगर यहाँ पर कोई इनको रोकने के लिए नहीं होगा, ऐसा कोई पदार्थ अगर ना भरा जाए, तो क्या होगा? आपस में टकराएंगे। और जब टकराएंगे तो क्या होगा? अगर इस लाइसोसोम से भिड़ गए तो क्या करेगा? ये तो अपने जल अपघटक पदार्थ छोड़ देगा, तो इनको क्या कर देगा? ख़त्म कर देगा। इस प्रकार से सारी कोशिकाएं क्या हो जाएंगी? ख़त्म हो जाएंगी। और जब सारी कोशिकाएं ख़त्म ही हो जाएंगी तो मनुष्य जिंदा कैसे बचेगा? ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पर ये जो जल अपघटक पदार्थ है यहाँ पर भरा, वो जीव द्रव्य भरा होता है। यहाँ पर ये है आपका जीव द्रव्य। ये जो द्रव्य भरा होता है तो उसे बोलते हैं जीव द्रव्य। अब ये जो जीव द्रव्य भरा हुआ है, तो यहीं पर हेडिंग पड़ेगी आपकी जीव द्रव्य। जीव द्रव्य ये जो जीव द्रव्य है, अब ये क्या करता है? जीवन का भौतिक आधार है। जीवन का भौतिक आधार है। ये जीवन का भौतिक आधार है। इसके बिना कोई भी, अगर यहाँ से इस सेल से जीव द्रव्य को हटा लिया जाए तो मनुष्य या व्यक्ति या किसी भी जंतु का मरना निश्चित है। वो मर ही जाएगा अगर इस जीव द्रव्य को कोशिका के अंदर से हटा लिया जाए। ठीक है। तो इसी के पार्ट होते हैं, इसी के पार्ट हैं दो आपके, कोशिका द्रव्य। इसी के पार्ट हैं आपके कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य, इन्हीं से मिल करके, इन दोनों से मिल करके आपके जीव द्रव्य का निर्माण होता है। साइटोप्लाज्म इसको बोलेंगे, और इसे बोलेंगे साइटोप्लाज्म, और इसे बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। तो ये होगा आपका जीव द्रव्य में हमने आपको बताया ये जीवन का भौतिक आधार है। इसमें क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य पाया जाता है और कोशिका। अब ये कोशिका द्रव्य क्या है? ये कोशिका द्रव्य यहाँ पर भरा होता है। सभी को जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। जीव द्रव्य में टोटल बताया, परंतु जो ये न्यूक्लियस, ये केंद्रिका में भरा होता है, इसे बोलते हैं हम, इसे आप क्या बोलते हैं? केंद्रिका द्रव्य। अगर केंद्रक में पाया जाएगा तो उसे केंद्रिका द्रव्य बोलेंगे, और कोशिका के अन्य पार्ट में पाया जाए तो उसे
कोशिका द्रव्य बोलेंगे, और ये दोनों से मिला करके आपके जीव द्रव्य का निर्माण होता है, जो कि जीव द्रव्य टोटल कोशिका में पाया जाता है। ये है आपका जीव द्रव्य। ठीक है, तो आपको ये क्लास कैसी लगी? अब ये हमने आपको बता दिया, कोशिका के सभी पार्ट बताए हैं। आगे कोशिका और भी चलती रहेगी, क्योंकि अभी कोशिका खत्म नहीं होगी, इसके अन्य पार्ट भी आगे चलते रहेंगे, परंतु कोशिका के अंग हमने बताए हैं। कोशिका का अगला थर्ड पार्ट हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आपको एक क्लास कैसी लगी कमेंट कीजिए, बताइए। ठीक है, इस तरह हम अगली क्लास आगे लाते रहेंगे। और सब्सक्राइब करिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और लाइक और कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।